तो प्रोफेसर नौशीन बासी जी 2006 से कराची विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग में प्रोफेसर हैं। अगस्त 2000 से और 2004 तक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स की रिसर्च ऑफिसर भी आप रही हैं। आपकी पुस्तक मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट प्रकाशित है। अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन सुरक्षा मापदंडों तथा दक्षिण एशिया पर आपके दर्जनों लेख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित है। विशेष रूप से इस संगोष्ठी में आपको हम लोगों ने आमंत्रित किया है इसी उद्देश्य से, क्योंकि आप अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार हैं और एक तरह से पाकिस्तान के प्रतिनिधि के रूप में कैसे भारत पाकिस्तान का संबंध अच्छा हो सकता है, चुनौतियों का समाधान कौन कौन से समाधान हो सकते हैं, उसमें बेहतर विकल्प क्या हो सकता है। वर्तमान भारत की सरकार में पड़ोसी देशों के साथ संबंध अच्छे करने के निरंतर प्रयास चल रहे हैं। उस कड़ी में आज का यह भारत पाकिस्तान संबंध पर जो प्रथम तकनीकी सत्र है, इसकी वक्ता प्रोफेसर नौशीन बासी जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस प्रथम सेशन के दूसरे जो महत्वपूर्ण वक्ता हैं मुंबई विश्वविद्यालय से प्रोफेसर लियाकत खान जी। प्रोफेसर लियाकत खान जी सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, कूटनीति, राजनयन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, भू राजनयन, अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन पर आपका निरंतर कार्य रहा है। उस पर आप फोकस्ड रहे हैं। अपने लेखन और अपने चिंतन में उन चीज़ों को आपने एडाप्ट किया है और उसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो विविध पर्सपेक्टिव्स हैं उनको सबके सामने रखने में और उसके आधार पर नीति और नियामक निर्धारित करने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मुंबई यूनिवर्सिटी में आप सिविक्स एंड पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट से जुड़े हैं। आपने अपने उद्देश्य क्षेत्र के अंतर्गत बड़ी शक्तियों की भूमिका का विश्लेषण केंद्रीय एशियन क्षेत्र के संदर्भ में किया है। इसके साथ ही प्राकृतिक संसाधनों के विकास तथा विभिन्न क्षेत्रीय गठबंधनों के साथ इसकी संबद्धता को कैसे निर्धारित किया जाए, इस पर भी आपका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य रहा है। ऐसे विद्वान वक्ता को, विद्वान अतिथि को अपने बीच पाकर हम सब आह्लादित हैं और प्रफुल्लित हैं। मैं विषय प्रस्तावना के लिए प्रोफेसर तेज प्रताप सिंह जी से सादर निवेदन करूंगा कि आज के इस प्रथम तकनीकी सत्र जो भारत पाकिस्तान संबंध, चुनौतियां एवं समाधान के विविध आयाम विषय पर आयोजित है, उसमें विषय प्रस्तावना रखने की कृपा करें प्रोफेसर तेज प्रताप सिंह जी। धन्यवाद अविनाश जी। हमारे 3 कॉम्पिटेंट लोग हैं। चेयर डॉक्टर अशोक बहरिया जी, कराची से प्रोफेसर नौशीन वासी जी और मुंबई विश्वविद्यालय से प्रोफेसर लियाकत खान जी। चूंकि आयोजक ने कहा है तो बहुत संक्षेप में जो भारत की जो विदेश नीति है और जो पड़ोसी के प्रति नीति है वो जो है पाक सेंट्रिक रही है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए भी जो है जो उनकी विदेश नीति और जो पड़ोस की नीति रही है वो इंडिया सेंट्रिक रही है। यद्यपि भारत इधर कुछ वर्षों में जो पाक सेंट्रिक से भारत का मेन फोकस चाइना सेंट्रिक होता जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी और नेबरहुड पॉलिसी का जो फोकस है इट रिमेन्स टू बी इंडिया सेंट्रिक। और उसके कारण भी है, कारण ये है कि पाकिस्तान के बहुत से लोगों का मानना है, सबका ये मानना है कि यदि पाकिस्तान और भारत के संबंध मधुर हो सकते हैं तो फिर पाकिस्तान के बनाने की जरूरत ही क्या थी। क्योंकि पाकिस्तान का निर्माण ही इसी आधार पे हुआ है कि जो है हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते हैं, इसलिए मुस्लिम को एक अलग राष्ट्र बनना चाहिए, 2 नेशन थियरी जिसको हम कहते हैं। तो यदि भारत और पाकिस्तान यानी जो हिंदू मुस्लिम दे कैन लिव टुगेदर पीसफुली, तो देन व्हाट इज द नीड ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान क्यों, इसका क्रिएशन ही है। इस कारण जो है पाकिस्तान भारत को अपना एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानता है और पाकिस्तान की ये मजबूरी हो जाती है कि भारत के साथ संबंध वो जो है बहुत मधुर ना रखें, और पाकिस्तान के व्यवहार से ऐसा ही प्रदर्शित होता है। ये बड़ी समस्या है
जैसा मैंने सुबह कहा था कि दोनों भाई हैं, जुड़वा भाई हैं, और जैसे एक साथ भी नहीं रह सकते हैं और दूसरे के बिना भी नहीं रह सकते हैं। तो ये संक्षेप में हमारा पाकिस्तान के बारे में है, लेकिन फिर भी ढेर सारी संभावनाएं हैं, दोनों एक साथ अच्छे हो सकते हैं। जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ था तो राम मनोहर लोहिया ने उसी समय कहा था एक कन्फेडरेशन बनना चाहिए, परिसंघ बनना चाहिए, जहां भारत और पाकिस्तान साथ में रहे। और उसी राम मनोहर लोहिया की बात उनके शिष्य मुलायम सिंह ने बांग्लादेश के निर्माण के बाद उस परिसंघ के कंसेप्ट को बढ़ा दिया कि अब बांग्लादेश पाकिस्तान भारत का एक परिसंघ हो सकता है। तो यदि एक परिसंघ बन सकता है जो साथ सकते हैं, तो पूरी संभावना है कि कोऑपरेशन का भी स्कोप है। शायद भविष्य में ये परिसंघ का निर्माण हो भी सकता है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जो कल्चरली एक हैं, सांस्कृतिक रूप से एक हैं, भौगोलिक रूप से एक हैं, एक साथ आ भी सकते हैं। तो इस सब के बारे में जो विशेष विस्तार से बात करने के लिए हमारे 3 विशिष्ट हैं चेयर, प्रोफेसर डॉक्टर अशोक बहरिया जी, सीनियर फेलो आईडीएस से, और प्रोफेसर नौशीन वासी जी और प्रोफेसर लियाकत खान जी, वो इसके बारे में डिटेल में बातें करेंगे। तो अविनाश जी, जी सर। जी जी हाँ। तो मैं तो शुरू करूं सेशन? जी सर। जी सर। Yeah, formally I was Ashok. Sorry, I was expecting that the organizer Avinash Pratap Singh will invite you to Okay. chair this session. So on his behalf, I am requesting you to shoulder this responsibility of chair. So now over to Ashok Behuriya ji. सर थोड़ा संभव हो तो हिंदी में, चूंकि श्रोता सब है तो जितना संभव हो पावे सर। जी मेरी बात हो गई अशोक जी से, अशोक जी हिंदी बोलेंगे। कोशिश करूंगा मैं। नमस्कार। मैं देख रहा हूं कि काफ़ी ग्राउंड हम कवर कर चुके हैं अभी तक। तेज प्रताप जी जो बोले हैं, अभी तो मैं जो बोलना चाहता था काफ़ी सारे मुझे प्रीएम्प्ट भी आप कर चुके हैं सक्सेसफुली। तो पाकिस्तान ऐसा मुल्क है, ऐसा राष्ट्र है कि उसके साथ जो हमारी जो ताल्लुकात है, जो संपर्क है, ये बहुत नाजुक संपर्क है, बहुत एक्सीडेंट प्रोन है। देखिए, एलीट लेवल पे एक रिलेशनशिप है, पॉपुलर लेवल पे कुछ और रिलेशनशिप है, और ये जो संपर्क है वो बहुत तिक्त मधुर संपर्क है, बिटर स्वीट रिलेशनशिप। मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो पाकिस्तान में हैं, और काफ़ी सारे मेरे जो दोस्त यहाँ से पाकिस्तान आते जाते रहते हैं, उनसे जो मैं आंकड़ा लेता हूँ, उनसे जो मैं मुझे जो मिलता है संपर्क के बारे में, जो एक निर्यास जो मिलता है, एक जो समरी मिलता है, वो ऐसा है कि जब हमारे यहाँ से लोग जाते हैं तो जो पाकिस्तान में कोई ठेले वाला मिल जाता है, कोई कैब ड्राइवर मिल जाता है, कोई बिजनेसमैन मिल जाता है, एक स्वतःस्फूर्तता है, एक स्पॉन्टेनियस एक फीलिंग है। और फीलिंग ये है, जैसे तेज प्रताप सिंह जी ने बोले कि एक जैसे दो बिछड़े हुए भाइयों के बीच में जैसे संपर्क होता है, जैसे ताल्लुकात होता है, उसी तरह के संपर्क होता है। लेकिन ये भी सच है कि पिछले 73 साल में तो जो हम देखे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान जो है, हम 3 युद्ध लड़ चुके हैं। 4, अगर आप कारगिल को युद्ध मानेंगे तो 4 युद्ध लड़ चुके हैं। और उसके अलावा एक शीतल युद्ध जो है वो हमेशा जारी रहा है। तो एक शीतल युद्ध है, कभी-कभी वो गर्माहट भी है। आप 1947 के देख लीजिए, 1965 के देख लीजिए, 1971 देख लीजिए। तो एक तिक्त मधुर संपर्क है जो कि कहीं नहीं जाने वाला है। ऐसी संपर्क आगे बढ़ने वाला है मेरे हिसाब से। अभी जो हालात जो है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संपर्क है, उसके बारे में आलोचना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी जो है, आप अगर एलीट लेवल पे देखेंगे, जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे देखेंगे, संपर्क कुछ अच्छा नहीं है। देखिए, दोनों मुल्क जो है 1947 से लेकर आज तक कुछ-कुछ मामले में बड़ा एक्सक्लूसिव पोजीशन रखे हैं।
लेकिन 1947 से 1997 50 ईयर्स 50 साल तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में अब हिंदुस्तान नहीं कहते हैं, अभी भारत कहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संपर्क है वो संपर्क था, उसमें पाकिस्तान पाकिस्तान के तरफ से हमेशा बोला जाता था कि ये रिलेशनशिप के बीच में एक ही मुद्दा है, कोर मुद्दा जो है, कोर जो एक इशू है, वो है कश्मीर का मुद्दा। इंडिया की तरफ से कहा जाता था कि कश्मीर को हम नहीं मानते हैं, एक इशू है, एक डिस्प्यूट है। हम मानते हैं कि कश्मीर हमारी है, बिकॉज आप लीगली देखिए तो कश्मीर का जो महाराजा था तो हमारे साथ एक्सेशन किया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था। तो ये पाकिस्तान जो इशू उठा रहा है, ये इशू हमें मंजूर नहीं है, डिस्प्यूट नहीं है। हम बात करेंगे तो दूसरे इशूज पे बात करेंगे, कश्मीर के ऊपर बात नहीं होगी। अगर होगी तो ये इस सिलसिले में होगी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, गिलगित बल्तिस्तान और जो सो कॉल्ड आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, ये कैसे हमारे पास आएगा, उसके बारे में बातचीत होगी। तो आप देखिए उसके अलावा भी कुछ कुछ चीज़ें थी जो कि डिस्कशन हुई थी 1950s में, 1960s में। 1950s में देखिए यहाँ तक आ गया था कि जब हम यूनाइटेड नेशंस से अलग होके कश्मीर इशू को देखने लगे। पहले तो यूनाइटेड नेशंस में हम इशू लेके गए, लेकिन 1950s तक इंडिया को पता चल गया था, इंडियन लीडरशिप को पता चल गया था कि यहाँ से कुछ निष्कर्ष निकलना नहीं है। और जो कोल्ड वॉर का जो एक जियोपॉलिटिकल एक व्हाट डू से एक डायनामिक बन गया था, उसमें पाकिस्तान के तरफ जो एक झुकाव था जो वेस्टर्न कंट्रीज और लिबरल कंट्रीज का, तो उसको देखे इंडिया ने 1951-52 के बाद यूनाइटेड नेशंस का इंटरवेंशन को कबूल नहीं किया। लेकिन फिर भी 1953-54 में आप देखिए नेहरू जी ने जो है अपने जो काउंटर पार्ट थे उनके साथ बातचीत की, मोहम्मद अली बुगरा उनके साथ, जो कि उनको भैया बुलाते थे, बड़े भैया बुलाते थे। दोनों मिलकर बातचीत हुई और कुछ हद तक आगे बढ़ रही थी बात कि पाकिस्तान वेंट फॉर एन अलायंस, एक अलायंस उनका डेवलप किया अमेरिका के साथ, जिसको नेहरू जी ने माना कि ये हमें कबूल नहीं है कि आप हमारे साथ दोस्ताना अंदाज से बात कर रहे हो, फिर अलायंस कर रहे हो किसी और के साथ, तो ये हमारे खिलाफ, ये हमें कबूल नहीं है। तो उसी दिन से आज तक आप देखिए यूनाइटेड नेशंस के जो रेजोल्यूशंस वगैरह जो है वो इंडिया ने कबूल नहीं किया है, और इसीलिए भी कबूल नहीं किया है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस जो अप्रैल 21 1948 का जो रेजोल्यूशन है, जिसके तहत एक प्लेबिसाइट होने वाला था कश्मीर में, उसको जो है उसके लिए जो ज़रूरतें थी, जो क्लॉजेस थे कि पहले पाकिस्तान जो है ना सारे अपने जो सेना जो है, फौज जो है वहाँ से हटा लेगी, फिर इंडिया जो है मेजॉरिटी ऑफ द फौज आ जाएंगे, लेकिन वहाँ पे इंडिया विल मेंटेन इट्स कंट्रोल। उसके बाद प्लेबिसाइट की बात होगी। पाकिस्तान ने तब से लेकर आज तक ये इशू को नहीं माना है, ये जो यूनाइटेड नेशंस का जो एडवाइस इसको नहीं माना है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई आप 1960s में देखिए, 1970s में देखिए, ये बात आगे बढ़ नहीं पाई। तो अभी जो 1947 से 1997 तक ये बात ऐसे ही लटकी रही, क्योंकि जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्कशंस होते थे तो हमेशा ये बात होता था कि पाकिस्तान वाज इंसिस्टिंग कि हमें ये चाहिए, कश्मीर जो है ये मूल मुद्दा है, ये कोर इशू है और बाकी सारे इश्यूज हो जाएंगे। इंडिया का रवैया ये था, इंडिया का जो अभिमुख ये था कि हम जो करेंगे, पीपल टू पीपल कंटैक्ट हो गया, कल्चरल इश्यूज हो गए, ट्रेड एंड कमर्स हो गए, सियाचिन हो गए, सर क्रीक हो गए, जो उलार लेक को लेके जो उलार बराज के जो उसके बारे में जो डिस्कशंस हो गए, ये सारे डिस्कशंस हम करेंगे और एक माहौल बनेगा जिसके तहत हम कश्मीर बाद में डिस्कस कर सकते हैं। 1997 में एक परिवर्तन हुआ, मैं इसीलिए आपको एक हिस्ट्री दे रहा हूँ क्योंकि आपको एक बैकड्रॉप मिलेगा अगेंस्ट व्हिच वी कैन स्टडी द प्रेजेंट सिचुएशन। 1997 की बात ये थी
कि दोनों मुल्क जो है एक तरह की मान लिए कि हमें बात करनी चाहिए, और एक कंपोजिट डायलॉग का एक फॉर्मेट इवॉल्व किया गया। कंपोजिट डायलॉग के फॉर्मेट ये किया गया कि सारे इश्यूज जो है ना डिफरेंट बर्नर्स पे रहेंगे। जैसे चूल्हा होता है ना, 4 अलग-अलग बर्नर होता है, ऐसे 8 अलग-अलग बर्नर होंगे और सारे चीज़ें वहाँ पे कुक होंगी एक साथ। और उसमें जो है कश्मीर का मुद्दा जो है और इंडिया का जो अभिप्राय था, जो इशू था, मेन इशू जो था 1989 के बाद, वो टेररिज्म का मुद्दा था, जो कि कश्मीर में इंडिया फेस कर रही थी। कि ये दोनों मुद्दा जो है ये थोड़ा एलिवेटेड लेवल पे डिस्कशन होगा, फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पे डिस्कशन होगा, फॉरेन मिनिस्टर्स और फॉरेन सेक्रेटरी ये सब डिस्कस करेंगे। तो इस तरह का एक कंपोजिट डायलॉग का जो फॉर्मेट आया, ये फॉर्मेट लेके जब पॉलिटिकल लीडरशिप पाकिस्तान का जो था उस टाइम, नवाज शरीफ, वो जब इस चीज़ को आगे लेके आए, तो आर्मी ने इसका बगावत किया। जब आपको याद होगा, जब वाजपेयी जी 1999 फरवरी में गए, लाहौर गए, तो बात ये थी कि मुशर्रफ साहब वहाँ पे उस टाइम आर्मी चीफ थे। वो उनके ऑनर में जो एक डिनर पार्टी था उसमें वो आए नहीं। और नॉट ओनली दैट, वाजपेयी साहब जब गए मीनार पाकिस्तान गए और वहाँ पे जाके पाकिस्तान को बोले कि देखिए हम पाकिस्तान को कबूल कर रहे हैं, पाकिस्तान एक सार्वभौम मुल्क है, एक राष्ट्र है, और हम मानते हैं कि ये एक सार्वभौम मुल्क है, एक सोवरेन कंट्री है, और हम चाहते हैं उसके साथ एक दोस्ताना अंदाज से पेश आए। तो उसके बाद आप देखेंगे कि जितने रिलीजियस पार्टीज थे, वो जाके मीनार पाकिस्तान को पानी भर भर के उसको धोया गया कि ये जो है अपवित्र हो गया है, क्योंकि एक काफिर यहाँ आ गया। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि इस तरह की जो एक मनोभाव जो है, एक मुल्ला और मिलिट्री का जो अलायंस, उसका जो मनोभाव है इंडिया के तरफ, ये जो तेज प्रताप जी बोल रहे थे, एक कम्युनल सेंटिमेंट जो है वो उभर के आया। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप देखेंगे जो 1997 के बाद जब बातचीत का दौरा शुरू होने जा रहा था, आर्मी ने बोला कि नहीं, ये कश्मीर को मूल मुद्दा अगर नहीं माना जाएगा तो हम बात नहीं करेंगे। तो इसीलिए आप देखिए 99 फिर जून में आप देखिए कारगिल हो गया। कारगिल के बाद पाकिस्तान हैड टू रिट्रीट। और आप देखिए क्या हुआ, जुलाई 4 जब अमेरिका अपना स्वतंत्रता मनाता है, तो नवाज शरीफ वहाँ जाके फिर अनाउंस किए कि हम हमारे ट्रूप्स जो है विड्रॉ कर रहे हैं और हम सुलह चाहते हैं, हम समझौता चाहते हैं। तो 1999 के बाद जो है ना एक कू हुआ पाकिस्तान में, और मुशर्रफ साहब आए पावर में। और पावर में आने के बाद 1999 से लेकर 2001 जब 9/11 हुआ, जब अमेरिका में ट्विन टावर के ऊपर अटैक हुआ, उस दौरान जो एक 2 सालाना एक फासला था, 2 साल का जो एक गैप था, उस गैप में मुशर्रफ साहब ने फिर दोबारा कश्मीर को मूल मुद्दा बना के पेश करने की पूरी कोशिश की। 2001 जुलाई में, सितंबर में हुआ 9/11, और जुलाई में मुशर्रफ साहब आगरा में आके इसको बहुत जोर से इसको लोगों के इंडिया के लोगों के पास इसको लोगों के सामने रखा कि कश्मीर के सुलझाने के बिना ये इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप सही नहीं हो सकते। लेकिन कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं निकला, क्योंकि गवर्नमेंट वाजपेयी की साहब की थी, और सरकार ने बोली कि नहीं, हमें ये कबूल नहीं है, हम जो कंपोजिट डायलॉग है उसी से आगे बढ़ेंगे, उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। और 2001 में बड़ा इंटरेस्टिंग बात हुई। 2001 में 9/11 के बाद मुशर्रफ साहब का थोड़ा रवैया बदला। 2002 में उन्होंने इंटरनेशनल प्रेशर में आके सारे जो कश्मीर फोकस्ड जिहादी ग्रुप्स थे, देखिए पाकिस्तान में 2 तरह के ग्रुप्स मानते हैं, वो जिहादी ग्रुप्स एक मानते हैं जो कि जिहाद करते हैं इंडिया के अंदर, और बाकी सारे जो है मिलिटेंट ग्रुप्स होते हैं वो अलग हैं, जो कि अफगानिस्तान वगैरह में वगैरह में भी काम करते हैं। तो ये जो जिहादी ग्रुप्स हैं उनको उनके खिलाफ उन्होंने एक बैन लाया। ये जो बैन लाए वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। लश्कर तैयबा के ऊपर आया, हिजबुल मुजाहिदीन के ऊपर आया, बरकतुल मुजाहिदीन के ऊपर आया। और लश्कर तैयबा का जो रवैया उस टाइम था, ये था कि वो इन पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के साथ बहुत करीब था, उनके साथ काम कर रहा था,
और एक जैसे मोहम्मद करके एक ऑर्गेनाइजेशन आ गया था, जो कि आपको पता होगा 1999 दिसंबर 31 में जो हमारे जो एक हवाई जहाज जो अगवा किया गया था, उस दौरान जो मसूद अजहर को हमने सौंपा था पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को, बेसिकली तालिबान को सौंपा था, लेकिन वो तुरंत पाकिस्तान चला गया था और पाकिस्तान में जाते ही वो पहले हरकतुल अंसार में था, हरकतुल मुजाहिदीन में था, और वहाँ से निकल के वो अपना टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम हम जैसे मोहम्मद के नाम पे आज जानते हैं। तो ये सारे जो ग्रुप्स थे उनके जो बैन किया गया, उसके उसके तुरंत पश्चात क्या हुआ आप देखिए, 2003 में 3 बार उनको अटैक किया गया मुशर्रफ साहब। तो तब मुशर्रफ साहब की घंटी बजी कि ये जो है, इन लोगों को हम जो पाल रहे हैं ये हमारे खिलाफ भी हो सकते हैं। तो 2003 के बाद आप देखिए 2004 में 5 साल बाद कोशिश की इन्होंने कि कश्मीर को मूल मुद्दा बनाया जाए। 2004 जनवरी में उन्होंने वही बात दोबारा शुरू किया जो बात उन्होंने पहले रोक दिया था। कोई कंपोजिट डायलॉग शुरू हुआ, और मेरे मानने में 1947 से लेकर आज तक जो एक सफल प्रयास हुआ है, जो एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट हुआ है टुवर्ड्स डिस्कसिंग वेरियस इश्यूज विथ पाकिस्तान, तो वो हुआ है 2004 और 2007 के बीच। तो 3 साल जो है मुशर्रफ साहब ने अपना फार्मूला लेके आए, और वो फार्मूला के तहत ये था कि हम जो है कश्मीर वो एलओसी रहेगी, लेकिन एलओसी का जो मर्यादा जो है ना उसको हम निकाल देंगे। एलओसी जो है इट विल बी ए पोरस काइंड ऑफ ए बॉर्डर, एंड आपको पता होगा कि उस टाइम क्रॉस एलओसी ट्रेड, क्रॉस एलओसी ट्रैवल, ये सब शुरू हो गया। और लोग कह रहे थे, मुझे याद है उस टाइम जो हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी थे, उनको इस्लामाबाद में एक प्रश्न पूछा गया था शामसरन जी को कि आपको क्या लग रहा है कि ये संपर्क आगे कैसे बढ़ेगा। उन्होंने बोला कि मुझे पता नहीं कि हम कहाँ तक जा पाएंगे, लेकिन जिस दिशा में हम बढ़ रहे हैं वो सही दिशा है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। और सही दिशा ये था कि कश्मीर जो है, कश्मीर को कश्मीर का जो नेगोशिएशन जो ध्यान में रखे थे कि एक तरह का एक एमोरफोस एक प्रपोजल था कि जो पाकिस्तान के कंट्रोल में है, पाकिस्तान में कंट्रोल है वो पाकिस्तानी कंट्रोल में रहेगा, जो इंडिया के कंट्रोल में इंडिया के कंट्रोल में रहेगा, ग्रेटर डिग्री ऑफ कम्युनिकेशन दोनों के बीच में रहेगा, और उसके बाद जो है देखा जाएगा एट ए लेटर डेट कैसे पूरे कश्मीर जो है वो कैसे एक यूनिट होके उभरेगा। और बेसिकली आइडिया ये था, जो कि उसको कोई रूपरेखा नहीं दिया गया था, कि कश्मीर जो है विल एक्ट एज ए ब्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, नॉट एज ए डिवाइड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। एक पुल के तरह इस्तेमाल उसको किया गया जाएगा बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। लेकिन 2007 तक हमें पता चल गया था, मुझे याद है कुछ लोग जो पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ काम करते हैं, जो अपने उनके जो एम्बेसीज में काम करते हैं, वो हमारे साथ वार्तालाप करते हैं, मुज़ाकरात हमारी जारी रहती है। और उसके तहत ये हमें पता चल गया था कि मुशर्रफ साहब का ये जो फार्मूला था और ये जो सल्यूशन लाने का एक कोशिश था, ये कोशिश जो है आईएसआई को मंजूर नहीं था। पाकिस्तान के जो एजेंसी है, वो एजेंसी जो है ना, वो चाहते थे कि इसको हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। और 2007 के बाद आप देखिए 2008 में जो मुंबई अटैक हुआ, ये उसी दिन हुआ जिस दिन पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर, देखिए सितंबर में मुशर्रफ साहब को दरवाज़ा दिखा दिया गया कि आप निकलिए, और नवंबर से शुरू हो रहा था, तो कंपोजिट डायलॉग जो स्टॉल हो गया था 2007 में, 2007 के बाद 2008 में फिर उसको शुरू किया जा रहा था। 2008 में बड़ा इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस था, जो कि आप लोगों को याद करने के लिए मजबूर कर रहा हूं मैं, कि 2008 26 नवंबर को जिस दिन ये हो रहा था, उसी दिन शाम को प्रणब मुखर्जी जी हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे, और उनके फॉरेन मिनिस्टर वो थे जो अभी फॉरेन मिनिस्टर हैं, दोनों हैंडशेक किए, यहाँ पे हाथ मिलाए और बोले कि रिलेशनशिप आगे बढ़ाएंगे। और 8:30 बजे ये बात हुई और 10:30 बजे मुंबई अटैक हुई। इसका मतलब है एक स्पॉइलर ग्रुप काम करता है पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली पाकिस्तानी जो गोयंदा विभाग है उसके अंदर, जो कि नहीं चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप जो है ना आगे बढ़े।
आप सही कह रहे थे तेजप्रताप सिंह जी कि जो इंडिया पाकिस्तान का ट्रेड जो है वो सिंगापुर के ज़रिए में होता है, दुबई के ज़रिए में होता है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के बीच में बहुत कम होता है। क्योंकि ये जो ट्रेड एंड कॉमर्स, जो कल्चरल एक्सचेंजेस, ये सब ना एक माना जाता है कि ये इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो एक दूरता है, एक जो पृथकता है, एक जो सेपरेटनेस है, इसको वो ख़त्म कर देगी। ये एक पैरानोइया है, ये पैरानोइया जो है इसको पाला गया है ओवर द ईयर्स, मैं कह रहा हूँ कि एक एलीट है, जो एलीट जो है ये पाला पाला है। तो देखिए तब से लेकर आज तक देखिए मोदी जी जो है वो प्रयास किए काठमांडू में वही नवाज शरीफ के साथ वो ऐसा किए कि वो अपने सारा फॉर्मेलिटी भूल के ही गॉट डाउन एट लाहौर टू कंग्रेचुलेट हिम ऑन द ओकेजन ऑफ हिज बर्थडे। उनके जन्मदिन में वहाँ वो उतर गए उनसे मिलने के लिए, लेकिन तुरंत पश्चात हुआ आपका पठानकोट। तो जब भी आप देखिए इंडिया पाकिस्तान की रिलेशनशिप में एक मिठास नजर आया है, तब तब आप देखिए एक टेररिस्ट अटैक हो गया है। ये बहुत दुखद है, ये बहुत आई वुड से सैड है कि इट इज़ अ वेरी सैड रिमाइंडर ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। लेकिन वही देखिए आप देखिए अभी पुलवामा के बाद आप एब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद अभी इंडिया ने जो है ना अपना जो एक फ्रस्ट्रेशन जो है ये दिखाया है इन द शेप ऑफ ऑल दिस कि हम जो हैं हम अगर बात करेंगे तो यही बात होगी जो कि वही 1947 1997 के बीच में जो एक रवैया था, वही रवैया अभी अपनाया गया है इंडिया की तरफ से कि हम अगर बात करेंगे तो वही पीओके कैसे इंडिया के अंदर आएगा उसके बारे में बात करेंगे। और पाकिस्तान जो है इमरान खान साहब जब 2018 में प्राइम मिनिस्टर बन के आए, वो भी वही बोले जो कि आईएसआई ने बार बार बोला है और पाकिस्तानी आर्मी ने जो बोला है कि आप कश्मीर को अगर नहीं सुलझा सकते और यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस के तहत अगर नहीं सुलझा सकते तो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप के बीच में कोई फैक्टर ऑफ ट्रस्ट नहीं आ सकता। तो ये जो है एक वी आर बैक टू स्क्वायर वन, 47 की बात जो मैं कह रहा हूँ 47 तक हम वापस ले लिए हैं। तो अभी तो कोई एक कॉमन ग्राउंड नहीं है जिसको लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, मौका है, मौका ये है कि दोनों मुल्क के जो लीडरशिप हैं, ये इनको तय करना है कि आगे कैसे बढ़ा जाए। क्या ये एक स्ट्रक्चर ऑफ हॉस्टिलिटी जो है, स्ट्रक्चर ऑफ एक एनिमोसिटी है, उसको आगे लेके बढ़ाएँगे? क्योंकि देखिए आप जैसे बोले पड़ोसी हम चूज़ नहीं कर सकते। पड़ोसियों का चयन चयन नहीं होता है। पड़ोसी, पड़ोसी होता है। और रिलेशनशिप जो है ना हमेशा मधुर रहना चाहिए। लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम है कि अगर आप एक्सक्लूसिव वर्ल्ड व्यूज़ लेके आगे बढ़ेंगे तो एक कॉमन ग्राउंड नहीं आएगा जिसको लेके हम आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया, कल्चरल एक्सचेंजेस हो गया। देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि जब हम बालाकोट भी हो रहा है, जब दोनों कंट्री एक दूसरे के ऊपर बम डाल रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है उसी दौरान ये बातचीत हो रहा है कि करतारपुर कॉरिडोर कैसे खोला जाए। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रेंज रिलेशनशिप। मैं जैसे तेजप्रताप जी बोल रहे थे, मैं तो उसको एक कंक्लूजन में पहुँचूँगा कि ये एक सिबलिंग राइवलरी की तरह है। उसमें जो है आगे ऐसे बढ़ा बढ़ा जा सकता है जब दोनों मुल्क ये तय करेंगे कि देखिए ये होगा, आउटस्टैंडिंग इश्यूज रहेंगे, लेकिन रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट कैसे आगे बढ़ेगा उसके लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो है ना वो लाना चाहिए। और ये आएगा तब आएगा जैसे एक पीपल टू पीपल लेवल पे एक बॉन्डिंग बनेगा। और वो जो है आप अपने लीडरशिप के ऊपर एक प्रेशर डालेंगे कि यार बहुत हो गया, आगे बढ़िए, यू हैव टू गेट ऑन विथ ईच अदर। तो ये कहते हुए मैं और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा एंड मेरा जो ओपनिंग स्टेटमेंट में ख़त्म करूँगा। देखिए ये जो पाकिस्तान का जो अभी लीडरशिप है, ये पाकिस्तान में देखिए मीडिया जो है बहुत फ्री है, माने इन द सेंस दैट वेल दे डोंट क्रिटिसाइज द आर्मी दैट मच, बट फिर भी वो पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत क्रिटिसिज्म करते हैं, दूसरे इश्यूज भी बड़ा क्रिटिसिज्म करते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ पिछले जो 2 साल से मैं वो जो उर्दू मीडिया में देख रहा हूँ उसमें देख रहा हूँ कि एक भी आर्टिकल नहीं आया है जो कि एंडोर्स करता हो कि रिलेशनशिप को सुधारा जाए और एक अच्छा रिलेशनशिप बनना चाहिए।
ये पाकिस्तान में एक तरह की मैं देख रहा हूँ, एक रिवर्सल ऑफ द अर्लियर रिदम जो पहले था। मैं आपको ये आगाह करना चाहता हूँ, तो 2005 में एक ओपिनियन पोल हम करवाए थे इंडिया में और पाकिस्तान में, और इंडिया में जागरण मंच और पाकिस्तान में एक पाकिस्तान मीडिया मॉनिटर मिल के किए थे। और उस टाइम हम जब पूछे थे लोगों को सवाल कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप के क्या आप चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में रिलेशनशिप अच्छा हो, चाहे कश्मीर का समाधान हो या ना हो। तो पाकिस्तान के तरफ से बड़ा इंटरेस्टिंग था, 85% ऑफ लोग बोले थे कि हाँ। अगर इंडिया में हम पूछे कि आप मानते हो कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में दरार कम होनी चाहिए, चाहे पाकिस्तान टेररिज्म खत्म करे ना करे, तो इंडिया की तरफ से जो रिस्पॉन्स था, इट वाज अबाउट इन द रेंज ऑफ अबाउट 65 टू 67। तो मैं कह रहा हूँ एक ओवरवेलमिंग ओपिनियन है इन बोथ कंट्रीज के टू रिलेट टू ईच अदर, टू बिफ्रेंड ईच अदर। ये जो एक दोस्ताना एक मनोभाव है, उसको लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए। और मैं कहूँगा कि ये जो रेटोरिक है उसको ख़त्म करना चाहिए, एक हॉस्टिलिटी का रेटोरिक। और चलते चलते मैं और एक चीज़ आपको बताऊँगा, 1977 में जब वाजपेयी साहब गए थे पाकिस्तान, वो एक बहुत उम्दा, एक बहुत ठोस एक नज़रिया वहाँ पे दे के आए थे, जिसको हम भूल गए हैं। उन्होंने एक चीज़ बोले थे, जब उनको एक डिनर पार्टी दिया गया था, डिनर में वो बोले थे, वो अपने जो एक अलग उनका एक स्टाइल होता है, एक टिपिकल एक स्टाइल होता है, स्टाइल में उन्होंने बोले थे वहाँ पे लोगों को, देखिए ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में रिलेशनशिप तब तक नहीं सुधरेगा जब तक हम नेता लोग नहीं सुधरेंगे। और बोले थे बड़ा इंटरेस्टिंगली कि एक माहौल पैदा किया करना चाहिए, जिस माहौल में एक दोस्ताना अंदाज में हम पेश आ सकते हैं एक दूसरे के साथ। और वो माहौल क्रिएट करने के लिए चाहिए लोगों की जो दिमागी जो संतुलन वो दोबारा वापस लिया जाए, एंड लोगों का जो परसेप्शन है दोनों कंट्री में अबाउट ईच अदर, इसको बदला जाए। और उसको बदलाने में और उसको चेंज करने में एक अहम भूमिका जो है वो लीडरशिप का होता है। और दोनों मुल्क के जो लीडरशिप को मैं बोल के ख़त्म करूँगा, दोनों मुल्क के लीडरशिप का एक दायित्व है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू डायरेक्ट पब्लिक ओपिनियन इन दैट डायरेक्शन, कि ये जो हो रहा है, लेकिन जो हमें जो है एक एंड स्टेट जो है, एंड स्टेट कभी वार नहीं हो सकता है, एंड स्टेट फ्रेंडशिप होना है। तो ये जो स्पिरिट है, इस स्पिरिट को लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ मैं अपना वक्तव्य खत्म कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि लियाकत इज ए डियर फ्रेंड, वी वर टुगेदर इन यूएस, वी हैड गॉन फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस टू डिपार्टमेंट ऑफ जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट भी गए थे, और काफ़ी सारे एजेंसी के साथ हमारी बात हुई थी। मैं लियाकत साहब को देखा हूँ, कितने पैशनेटली वो इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप को एडवोकेट करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि लियाकत साहब वो आप पहले अपना वक्तव्य रखें। अरे अशोक भाई, सॉरी मैं इंटरवीन कर रहा हूँ। देखिए, नौसीन को कोशिश कर लीजिए कि उनका ढेर सारा इशू है कनेक्टिविटी का, अगर जो वो कनेक्ट हो जाती है तो उनका पहले करा लीजिए, लियाकत भाई का बाद में भी हो अच्छा सकता है। क्या, हाँ, तो प्रोफेसर मोहसिन, आपके ऑडियो ठीक है तो आप जी अशोक साहब, मैंने वीडियो बंद की है ताकि ऑडियो आ जाए। बताइए कि मैं ऑडिबल हूँ, सुनाई दे रहा है? बिल्कुल सुनाई दे रहे हैं आप अपना डिलिबरेशन रखें। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी अशोक साहब, आपके इतने बैलेंस्ड आर्गुमेंट थे, आपने मेरी प्रेजेंटेशन काफी आसान कर दी है। एक तो पहली बात ये है कि मैं बैकग्राउंड के लिए बहुत माजरत चाहती हूँ, मैं अपने रूफटॉप पे हूँ 3rd फ्लोर की, ताकि सिग्नल्स आते रहें। तो इस तरह से बात नहीं करना चाह रहे थे, हम चाह रहे थे कि बहुत अच्छे वक्त में सेमिनार में शामिल रहती। देखिए, इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात को आपने बहुत बेहतर तरीके से समराइज किया है, मैं यहीं से शुरू करना चाहूंगी। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बहुत ज्यादा डिस्ट्रस्ट है, बहुत ज्यादा एनिमोसिटी है, लेकिन एक बात मैं बता दूं जो मैंने हमेशा महसूस की है, वो ये है कि दोनों मुल्कों के अवाम में मोहब्बतें भी बहुत हैं।
मैं हमेशा ये लिखती रही हूँ, कहती रही हूँ कि हम यूफोरिया में रहते हैं दोनों मुल्कों के अवाम। जब ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो ऐसा लगता है कि मोहब्बतें हम से ज़्यादा किसी में नहीं है, और जब डिस्ट्रेस के पीरियड आते हैं, जब एनिमोसिटी होती है, जब जंगों का ज़माना होता है, तो लगता है कि बड़े दुश्मन कोई नहीं है। तो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट मोहतरमा और आपका आवाज जो है ना वो, कोऑपरेशन के साइकिल मोहतरमा आपकी आवाज जो है ना वो इंटेंसिटी के बहुत, साथ भी है। उसकी वजूहत आई है। गौतम सरन साहब ने बहुत अच्छी बात की थी कि जो मुल्कों में हैं उनको इंटरडिसिप्लिनरी आर्किटेक्चर सोच में देखते हैं। अब आ रही है आवाज आपकी अशरफ, अब आ रही है, बहुत धुंधली सी आ रही है। अब आ रही है आवाज? थोड़ी 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 अच्छी है लेकिन इतनी अच्छी अशोक साहब, आ नहीं रही है आवाज मेरी? है। जी, हाँ, आप थोड़ा अब धीरे बोलिए बताइए ताकि बेहतर शायद है कुछ? अभी बेटर है, बेहतर है, कोशिश कीजिए आप। अच्छा, अब बताइए कुछ बेहतर हुई? नहीं, फिर वो असल में वो थोड़ा लहराता हुआ। बिल्कुल ठीक, जी जी। अब मैं क्योंकि हेलो, वी हैव लॉस्ट हर। हेलो, आई थिंक आई एम अफ्रेड वी हैव लॉस्ट हर। अशोक जी, आप मैं लियाकत को चाहें तो हाँ बुला लीजिए, वही फिर कह उसके रहा बाद हूँ, दूसरा ट्राई कर लेंगे। हैं? लियाकत भाई आप अपना वक्तव्य रखें, और मैं नौशीन जी को मैं बोल देता हूँ कि वो बाद में आ जाएंगे। लियाकत भाई अपना अपना माइक अनम्यूट कीजिए। या हाँ, गुड मॉर्निंग सर। सभी को मुंबई से आप सभी को सलाम और सबको धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो ऑर्गेनाइजर है, पैनलिस्ट है इस वेबिनार के, महाराणा प्रताप कॉलेज, पीजी कॉलेज के डॉक्टर अविनाश पांडे, अविनाश प्रताप सिंह, कृष्ण कुमार, प्रदीप कुमार राव सर, प्रोफेसर आईपी सिंह, और हमारे जो पैनलिस्ट है डॉक्टर अशोक बेहुरिया सर, टीपी सर, प्रोफेसर गौतम से, ये सभी मेरे एक वक्त के रीडर फ्रेंड रहे हैं। इन द सेंस मैं इनकी बहुत सारी किताबें इनकी पढ़ के ही चला हूँ, और बहुत बहुत सारी चीजें जो अशोक सर ने जो कही है, मैं चाहूंगा कि उसको रिपीट ना हो, कोशिश करूंगा कि वो रिपीट ना हो, ताकि ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो जो मैंने टॉपिक लिया है, और इसमें कोशिश करूंगा कि जहां जहां हो सके वहां हिंदी बोला जाए, कम से कम इंग्लिश बोला जाए ना। जब हम इंडिया पाकिस्तान कहते हैं मुंबई ये जो शहर है ये पाकिस्तान से बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। हम कहते हैं दिल्ली जितना इन्वॉल्व है उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा मुंबई पाकिस्तान से इन्वॉल्व है, क्योंकि यहाँ के बिजनेसमैन, यहाँ के बॉलीवुड इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स, ये सभी ये कोशिश में लगे रहते हैं कि किसी भी तरह इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, ये चाहे अच्छे हो या बुरे हो, पर किसी ना किसी तरह से ये रिलेशन बने या रिलेशन रहे, अच्छे हो या बुरे हो। इन द सेंस लाइक फॉरेन पॉलिसी का जो 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 बेसिक आर्गुमेंट है कि इंडिया पाकिस्तान के जैसे जैसे हम फॉरेन पॉलिसी पढ़ते हैं वेस्टर्न ऑथर्स के मद्देनजर, ये इंडिया पाकिस्तान का जो फॉरेन पॉलिसी है ये इवॉल्विंग है अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस और एनवायरनमेंट के हिसाब से। लाइक फॉर एग्जांपल हम 47 से लेके तो 50 तक देखेंगे तो बहुत ही एग्रेसिव रिलेशन रहा है, बहुत अच्छा रिलेशन नहीं रहा है, पार्टीशन हुआ है और ये सारी चीजें हुई है। तो हम
कोशिश करेंगे कि जहां तक हो सके पाकिस्तान आइडिया जो है इसको एनालाइज करे, पाकिस्तान का जो रिलेशन है उसको एनालाइज करे, कि बहुत सारे आइडिया जो है इंडिया पाकिस्तान रिलेशन के अंदर ये कुछ चीजों पे निर्धारित है। और मुझे ऐसा लगता है लाइक दिस इज ये एक तरह का एक ओवरस्टेप भी कह सकते हैं कि देयर आर लॉट ऑफ मिथ आल्सो इन्वॉल्व, बहुत सारे मिथ है इंडिया पाकिस्तान रिलेशन में। Now, जब हम कहते हैं मिथ, देयर आर आल्सो फैक्ट्स बिटवीन इंडिया पाकिस्तान रिलेशन। जब हम फॉरेन पॉलिसी पढ़ते हैं तो कोशिश करते हैं कि भाई किसी भी तरह फैक्ट्स की तरफ ज्यादा ध्यान दे, ज्यादा आकर्षित हो, और मिथ को जहां तक हो सके उसको कम कम किया जाए। इंडिया पाकिस्तान रिलेशन में ये दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों का विशफुल थिंकिंग बहुत है। हम जब अपने दोस्तों से कहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ आप कैसे देखते हो, तो कुछ कहेंगे कि नहीं कश्मीर के वजह से हमारे रिलेशन अच्छे नहीं हो सकते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं हो सकते हैं। तो ये एक विशफुल थिंकिंग है। अब जब हम विशफुल थिंकिंग बोलते हैं तो इसके साथ में एक रैशनल थिंकिंग होता है ना। जब हम रैशनल थिंकिंग कहते हैं, इट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ एनालिसिस, कि हम किस तरह अपने फैक्ट्स को रैशनल आइडियाज के सिस्टम में हम एनालाइज करते हैं। जब हम कहते हैं कि रैशनल थिंकिंग, विशफुल थिंकिंग, ये जब ऑब्जेक्टिव लेते हैं तो इसके साथ में कुछ परसेप्शंस भी हैं, कुछ पर्सपेक्टिव्स भी हैं। तो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन में नंबर 1 है फैक्ट, नंबर 2 है मिथ, नंबर 3 है विशफुल थिंकिंग, नंबर 4 है रैशनल थिंकिंग, नंबर 5 है परसेप्शन, और नंबर 6 है पर्सपेक्टिव। इंडिया पाकिस्तान रिलेशन में जब हम फॉरेन पॉलिसी पढ़ते हैं, ये सारे चीजों का एक निचोड़ फॉरेन पॉलिसी में दिखता है। और जब हम कहते हैं व्हाट इज फॉरेन पॉलिसी, देयर आर लॉट ऑफ डायमेंशंस। और मैं बहुत अच्छे ऑडियंस से बात कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि काफी लोगों ने फॉरेन पॉलिसी की किताबें काफी पढ़ी होंगी। बट देन व्हाट इज, इन नटशेल, व्हाट इज फॉरेन पॉलिसी? फॉरेन पॉलिसी इज बेसिकली a state that manages international affairs. क्या इंडिया पाकिस्तान को मैनेज कर पाया है, या तो क्या पाकिस्तान इंडिया को मैनेज कर पाया है? That is how the relations have come up, and this is where we also see like 2012 में हमारे मुंबई यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में एक प्रोफेसर आए थे, स्टीफन कोहेन, जो काफी हद तक इंडिया पाकिस्तान पे उन्होंने काफी किताबें लिखी हैं। और उनकी एक किताब थी शूटिंग फॉर ए सेंचुरी। और जब वो खुद आए थे तो बच्चों ने उनको ये प्रश्न कहा कि इट इज बिकॉज ऑफ अमेरिका दैट इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस आर नॉट इंप्रूविंग। और उन्होंने कहा कि यू हैव नॉट अंडरस्टूड व्हाट टेररिज्म इज। बच्चों ने इमीडिएट उनको, स्टीफन कोहेन को, वहां ही रोका कि this is where if America does not come in between India and Pakistan, the relation between India and Pakistan can improve. और इसी ये एक किताब मैं चाहूंगा कि काफी हद तक इंडिया पाकिस्तान के मद्देनजर काफी स्टूडेंट्स से पढ़ना चाहिए। और दूसरी एक किताब है, अगेन देयर इज ए बुक कॉल्ड स्ट्रेटजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बाय थॉमस स्केलिंग। थॉमस स्केलिंग उस पर किताब में लिखते हैं कि whenever there is a relation between states, जब स्टेट के बीच में रिलेशन होता है, जब हम कहते हैं कि स्टेट हैज ए फॉरेन पॉलिसी, when there is a foreign policy, जब फॉरेन पॉलिसी की हम बात करते हैं तब उसमें बार्गेन होता है। there has to be a bargain between two states, and उस बार्गेन के अंदर what is that you are protecting? Are you protecting your national interest? अगर आप नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहे हो, then you are also protecting your national development. Now, when you say we are protecting national interest, we are protecting national development, that is one of the very important objective of foreign policy. जब हम कहते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं,
we are also talking of protecting national development. क्या इंडिया और पाकिस्तान दोनों भी अपने फॉरेन पॉलिसी में नेशनल डेवलपमेंट डिस्कस करते हैं? How far are they really thinking? Because बहुत बार सिक्योरिटी को जब डिफाइन किया जाता है, सिक्योरिटी इज नॉट जस्ट मिलिट्री हार्डवेयर, सिक्योरिटी इज नॉट मिलिट्री फोर्स, इट इज आल्सो नेशनल डेवलपमेंट. Unless until there is a development, what are you going to secure? अगर हम ये कहते हैं कि हमको सिक्योरिटी चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी हमारा वन ऑफ द फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है, तो what is that you are actually securing? It is national development. So very important है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में नेशनल डेवलपमेंट का डिस्कशन हो. एंड ये पेंडेमिक के टाइम या पेंडेमिक के वक्त में इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही कंट्री इस पर्टिकुलर सिचुएशन से जूझ रहे हैं. एंड दैट इज वेयर यू आल्सो सी दैट यू आल्सो सी दैट जो हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी हैं, द सेम मोर और लेस सिमिलर फॉरेन पॉलिसी प्रिंसिपल्स पाकिस्तान की भी हैं. एंड दैट्स द रीजन व्हाई नॉन इंटरवेंशन, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, ये सभी बातें की जाती हैं. बट देन the most important of the principles of India's foreign policy is to maintain territorial integrity. Now दोनों भी कंट्री के बीच में territorial integrity बहुत important aspect हो जाता है. Like right from 47 से लेके तो 2020 तक हम देखते हैं कि we are still trying to build our case on what you say as maintaining territorial integrity. Like for example last year 2019 में जब कश्मीर का जब when Kashmir was given the state 370 article जब हटाया गया, तो it was like we it's a domestic, हमारा एक domestic issue है, ये हमारा domestic affair है, we can do whatever is there in domestic thing. So that's a principle of foreign policy. So जब हम अगेन इंडिया पाकिस्तान के बीच में देखते हैं तो व्हाट आर द टूल्स बिटवीन इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, ऐसे कौन से टूल्स हैं जो हम देखते हैं? वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टूल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशन इज डिप्लोमेसी. बार बार हम ये देखते हैं कि कोई भी इशू हो गया, इमीडिएटली डिप्लोमेटिक चैनल्स या तो शुरू होते हैं या फिर उसको बांधे जाते हैं. एंड thereby diplomacy remains to be one of the very important tool. और ये और इसी वजह से you have to also understand that apart from diplomacy, foreign aid or what you say trade policies becomes the second important tool in foreign policy. In between India and Pakistan, जब तक trade, and that is one of the reason why when we were speaking to Stephen Cohen 2012 में, तो उन्होंने कहा कि like South Asia is least integrated region, and the reason is because of India and Pakistan. There is no cordial relation between India and Pakistan. But again, what I personally believe that we can still improve. There are very common grounds where India and Pakistan can go further ahead, and that is what this ये जो पेंडेमिक का जो टाइम है, ये एक अवसर के तौर पे हमको आया है कि वी हैव टू लुक एट टू दिस इंडिया पाकिस्तान रिलेशन अगेन afresh in the sense that it is very important that that trade relations improve. Unless until trade relations improve in India और पाकिस्तान का जो रिलेशन है, ये एक आगे के लिए एक्सप्रेशंस ऑफ व्हाट वी से नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो इंडिया ने 2004 के बाद से जो स्टार्ट किया है, एंड दैट thereby you see that we are progressing, we are in the right direction, but then we are also moving very slow into with respect to this neighborhood first policy. Now neighborhood first policy तभी सक्सेसफुल हो सकेगी जब both the countries के बीच में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. Now how do you improve confidence?
कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए we have to, whatever we are sharing as geography has to be shared. We has to express our geography. And how do you express our geography? The best important part is now look at to the space research that is happening. Space research ये common ground है. The whole South Asia region can prosper onto the space research, and India is one of the very strong contender of growing space technologies, of bringing a lot of satellites. But why there are problems? Now when we look at to problems between India and Pakistan, जैसे Behuria sir ने कहा कि there are spoilers also. Who are those spoilers? Sometimes I personally feel that ये जो realist hawks जो होते हैं, जो realism को लेके आर्ग्यू करते हैं, वो उनका नॉन ट्रेडिशनल थ्रेड्स के तरफ उनका नजरिया ही जाता नहीं है. ये सिर्फ ट्रेडिशनल थ्रेड्स कहते हैं कि हमारा टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के ऊपर आघात हो रहा है. देयर इज अ इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान विद रिस्पेक्ट टू टेरिटोरियल इंटीग्रिटी. बट देयर आर आल्सो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेड्स जो कहेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल लुक एट टू दिस पैंडेमिक इशू. लाइक किसी ने neither India is able to control, neither Pakistan is able to control the COVID-19 infectious disease, and both the countries are in troubles. And troubles इसलिए कि they are not sharing their health infrastructures. Now, although India still is grappling with, India is still in a better position than Pakistan, but still we have to understand that non-traditional threats are also important. And this realist जो realist hawks है within countries, India maybe or Pakistan maybe, they don't accept. They are just simply saying that it is very important to maintain territorial separations, and thereby now realists also argue that it is not necessary that the India and Pakistan should have greater trade interdependence. Now, जो हम कहते हैं trade there has to be trade interdependence. Economic interdependence will grow the state's development. State का अगर development हम चाहते हैं या देख रहे हैं, तो उसको बड़े पैमाने पे उसे देखना होगा. And thereby you also have to understand that ये सभी जो हॉक्स होते हैं जो इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट पे ज्यादा प्रभाव डाल रहे हैं, और जबकि इंट्रास्टेट कॉन्फ्लिक्ट की तरफ कम नजर रख रहे हैं. इंट्रास्टेट की तरफ, लाइक look at the present situation, like we are also India and Pakistan both are also victim to the climate change issues. The climate change, like look at to the way the rain is affecting, the way the floods are affecting, the way the agriculture production will be affecting. Thereby you also see that when we see neighborhood first, we also have to look at to the economic development of both the states. अगर हम इंडिया पाकिस्तान के बारे में ये चाहते हैं कि both the countries should have better relations, there has to be economic development among the states, and thereby you have to also share. You also have to share space research. You have to also share space development. Apart from space development, you also have to share health infrastructures. Like Manmohan Singh during his time also said that the real test of neighborhood first would be handling of our own neighbors. Until we our foreign policy is able to equip and handle the neighbors, then only we could develop. And thereby neighborhood diplomacy is challenging. Although it is challenging, but it is not that difficult. It can but in a long run it is satisfying also. It will give a lot of fruits. Thereby we have to also understand that India Pakistan would also have, although may not have a very cordial relation, but
there can be geopolitical adjustments. There can be better relation. Look at the way we have progressed with Kartarpur corridor. Such avenues should be opened up. Although we are also grappling between both the states with respect to ideology. Now, ideology is also playing a very important role between India and Pakistan. Thereby you see that a powerful and prosperous neighborhood is vital for the economic development. Agar kabhi humko like both the states has to improve and both the states have to go further, it has to put a lot of efforts onto the economic cooperation. Unless until there is economic cooperation, the security also will not be fashioned. So it is also defined, and it is also established method of influencing decisions and behavior of foreign governments. Like there has to be a continuous dialogue between both the states. Now there are spoilers between India and Pakistan, but you cannot just keep things aside. You had to have like how Behuriya sir has very rightly said that the composite dialogue should go further. Negotiations should go, and this will also give lot of rise to lot of confidence between states. Now, when we say, I hope I will conclude by saying that there are vital important areas where there is a shift, but that shift can be changed for a betterment of between the relations. And if you look onto the social constructivist theory, which talks of India-Pakistan relation, and when you look at to this particular author called Alexander Wendt, and if you put his idea, anarchy is what states make of. It is according to Alexander Wendt that it is you who decide who is your friend and who is your enemy, and not the region, or not the order. Thereby, the post-COVID-19 scenario has actually given us the opportunity to change this mindsets, and both the states that they can move away from the imaginary threats and try to build and try to focus on human development in both in health and education. Thereby India-Pakistan relation would bring lot of advantages into these areas. With this I conclude by saying that there are tools between India and Pakistan. It is better that we use these tools for the betterment of India-Pakistan relation rather than putting into awkward position. Like there are times when states have been in rough waters, but there are many times where we are having a better relations, and thereby it is, and this is again I say that this was this propagation was put towards Stephen Cohen in 2012 in the department, that why do you want to say that India-Pakistan would be shooting for a century? It is he who quoted, and I am quoting him, that India and Pakistan both play cricket as a game, and for them century is important. So whoever reaches a century, like he also said, and he narrated that I don't want this to be proved, but this is how you are going, that you are going to fight for a century. And I will stop here, and I really respect all your audience who have been giving me patience hearing. Thank you very much. Over to Behuriya sir. Yes, sir. Thank you, Professor Liaquat. I believe we have a recorded speech of Professor Naushin. Can we play it? अशोक सिंह जी का ऑडियो आया है। So why एक don't बार we... और अशोक जी एक बार और ऑडियो आया है सर। नौशीन जी का ऑडियो क्लिप आ गया है, उसको हम लोग रिकॉर्ड पे चला रहे हैं अभी। ठीक है, प्लीज डू। अरे अविनाश जी तेज प्रताप जी कुछ बोल रहे हैं, सुनिए।
अविनाश जी, अशोक जी एक बार और प्रयास कर लीजिए, अगर जो जुड़ जाती हैं तो बोल देंगी, नहीं तो फिर वो रिकॉर्डिंग हो जाएगी। मैं आई हैव सेंड ऑडियो चला रहे हैं। चार मैसेज उनको दे चुका हूँ, लेकिन वो पिक नहीं कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो फिर नहीं होगा, तो हाँ, फिर उनको रिकॉर्ड चला रहा है। हाँ, तो ठीक रेकॉर्ड ठीक चला दें। ठीक ठीक अच्छा, ठीक। Like if that is the case, प्ले then कराते हैं। we can take some questions. सर अभी क्वेश्चंस भी होंगे इसके बाद। Yeah. तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सब अपने क्वेश्चंस जो हैं आप वो चैट बॉक्स में भेज सकते हैं, जो कि चैट में लिखा हुआ है सर, 30 क्वेश्चन चैट में आए हुए हैं। आ गया है। जी, 30%। तो तब तक ये रिकॉर्ड इनका चल जाए। ठीक है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ महाराणा प्रताप जी कॉलेज का, की इंतजामिया का, राहुल त्रिपाठी साहब का, अविनाश साहब का, कॉलेज के प्रिंसिपल साहब का, जिन्होंने मुझे इस सेमिनार में शिरकत की दावत दी। और बहुत अफसोस है कि मैं बराह रास्त आप लोगों से मुखातिब नहीं हो पा रही हूँ। कुछ प्रोसीडिंग्स मैंने सुबह से देखी हैं, अब तक मैं शामिल थी, कहीं कहीं बीच में रास्ता मुनक़ता हो रहा है, तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि क्या बात चल रही है, और बहुत अफसोस हुआ मुझे कि नहीं शामिल हो पा रही हूँ इसमें। मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ सबसे पहले तो आपको इतने अहम मौजू पर सेमिनार करने की, और पूरे रीजन से स्कॉलर्स आपने मदद किए हैं। एक बहुत ही अच्छा फोरम डेवलप हुआ है। कोरोना वायरस की एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि अब हमें बात करने का मौका मिल रहा है। बहुत अरसे से कनेक्टिविटी के इशू दुनिया में तो अब हुए हैं, हमारे रीजन में बहुत अरसे से मौजूद हैं, तो ये एक मौका है कि हम इकट्ठे एक दूसरे की बात सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, फोरम्स पे बैठ सकते हैं। मैं अपनी प्रेजेंटेशन के कुछ अहम नुकात आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। कुछ क्लिप्स की सूरत में मैं वो बातें भेज रही हूँ, और उम्मीद है कि वो डिस्कशन। मैं अपनी बात अशोक साहब की बात से ही शुरू करना चाहूँगी। अशोक साहब ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कॉन्फ्लिक्ट के जो साइकिल्स मौजूद रहे हैं पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में। उससे पहले भी मैं सुन रही थी प्रताप सिंह साहब को, जो बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इनडायरेक्ट ट्रेड तो बहुत ज़्यादा मौजूद है, लेकिन डायरेक्ट ट्रेड नहीं हो पाती। गौतम सिंह साहब की कुछ बातों ने भी मुझे बहुत ज़्यादा उनसे मैं बहुत ज़्यादा मुतमईन हुई सुनकर, जब उन्होंने इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग अडॉप्ट करने की तरफ इशारा किया, और उन्होंने ये बताया कि जो मुल्कों के ताल्लुकात होते हैं उनको इंटरडिसिप्लिनरी मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ देखना चाहिए। तो ये सब इन पॉइंट से ही मैं शुरू करना चाहूँगी। मैं तफसीलात में नहीं जाना चाहती इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात की जो हिस्ट्री रही है। ताल्लुकात बिलाशुबा ख़राब हैं, बहुत ख़राब हैं, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन ताल्लुकात में बेहतरी नहीं आ सकती। चूँकि 47 के बाद की अगर हिस्ट्री देखें तो हमने बहुत सीरियस संजीदा कोशिशें भी देखी हैं ताल्लुकात को बेहतरीन बनाने के लिए, ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए, मगर फिर साइकिल ऑफ डिफेक्शंस भी रहे हैं, ताल्लुकात ख़राब हुए हैं। उसमें जो एक एक्सट्रीमिज्म का रवैया है दोनों ममालिक में मौजूद है, वो रवैया दोनों की तरफ से डिस्ट्रप्शंस होती हैं, वो रही हैं, तो उसकी वजह से हमारे ताल्लुकात उस तरह से बेहतर नहीं हो पाए। दो सेंट्रल इश्यूज हैं इस वक्त जिस पर इंडिया और पाकिस्तान में बुनियादी इख्तिलाफ मौजूद है। पाकिस्तान का परसेप्शन ये है कि जब तक कश्मीर के इशू पर बात नहीं होती, इंडिया के साथ कोई बात नहीं हो सकती, और इंडिया में एक कंसेंसस ये है कि जब तक पाकिस्तान से टेररिज्म के इशू पर, क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन के इशू पर मामला तय नहीं होते, हमारे ताल्लुकात में बेहतरी नहीं आ सकती, और ये दोनों अपनी एक्सट्रीम पोजीशंस पर कायम है। मैं ये समझती हूँ कि इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो हिस्ट्री से डिस्कनेक्ट होकर देखा जा रहा है। पहली बात तो ये है कि पार्टीशन की जो पॉलिटिक्स थी, पार्टीशन की पॉलिटिक्स ने दोनों मुल्कों की सियासत पर बहुत ज़्यादा असर डाला था। अगर हम इंडिया और पाकिस्तान की हिस्ट्री को समझना चाहते हैं तो हमें पार्टीशन की उस पॉलिटिक्स को भी समझना होगा। ये मेरा पहला पॉइंट है।
इसकी तफसीलात में मैं ज़ाहिर है इस वक्त क्योंकि बराह रास्त बात नहीं कर रही हूँ तो नहीं जा सकती हूँ, लेकिन मुझे यकीन है इतने लर्नड स्पीकर्स यहाँ बैठे हैं, इतने लर्नड स्कॉलर्स यहाँ बैठे हैं कि हमें बहुत ज़्यादा तफसीलात में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो एक तो ये पॉइंट बहुत अहम है कि पार्टीशन की पॉलिटिक्स का असरात इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर पड़ा। दूसरा बहुत अहम पॉइंट जो हमें समझने की ज़रूरत है और वो जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को समझना चाहते हैं, जो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स की प्रॉब्लम थी, पाकिस्तान उन प्रॉब्लम से नहीं निकल पाया और इस वजह से हमारी सियासत में, मुल्क की सियासत में कुछ इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जिसकी वजह से हम प्रॉपरली फॉरेन पॉलिसी एक प्रॉपर फॉरेन पॉलिसी नहीं बना पाए हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाए हैं। हमारे मुल्क में पावर सेंटर डिवीजन मौजूद है और उस पावर सेंटर डिवीजन में बहुत ज़्यादा इख्तिलाफात पाए जाते हैं। आप यूँ समझिए कि जैसे बुनियादी इख्तिलाफ मौजूद है इंडिया में कि पाकिस्तान से बात करने के लिए सेंट्रल इशू क्या होना चाहिए, और पाकिस्तान में एक मजमूई राय ये है कि इंडिया से बात करने के लिए सेंट्रल इशू क्या होना चाहिए। इसी तरह जो हमारे यहाँ पावर पोलराइजेशन है उसमें बड़े बुनियादी इख्तिलाफात हैं कि भारत से ताल्लुकात की नौयत क्या होनी चाहिए। तो ये एक बहुत अहम फैक्टर है जिसे समझने की ज़रूरत है। जो हमारे मुल्क में डेमोक्रेटिक फोर्सेस रही हैं उनका ये ख्याल है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, नॉर्मल होने चाहिए, और ये है कि कश्मीर सेंट्रल इशू है लेकिन कल के जरिए से हल किया जा सकता है। जो हमारी दूसरी तरफ स्टैब्लिशमेंट की फोर्सेस हैं वो ऐसा नहीं समझते। तो अल्टीमेटली एक तो जो पोलराइजेशन है मुल्क के अंदर सियासत में और स्पेशली उस सर्कल में जो डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करता है, वो इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के बीच की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जेन्युइन कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये फैक्टर भी समझने की बहुत ज़रूरत है जब इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात को समझा जाए। अच्छा, अब मसला क्या है कि जो ये समझते हैं कि कश्मीर को हल किए बगैर कुछ नहीं हो सकता और कश्मीर को जंग के जरिए ही हल करना चाहिए। तो जंगें भी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बहुत हो चुकी थी और उसके नताइज भी वही रहे जो सबके सामने है। तो स्टेट की पॉलिसी ये रही कि नॉन स्टेट एक्टर्स से स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हासिल किए जाएं। ये भी एक ओपन सीक्रेट है और वजह इसमें बहुत सारी रही। वजूहात ये रही कि चूंकि इंडिया और पाकिस्तान दोनों मुल्क वो मौके ज़ाया करते गए जहां ताल्लुकात बेहतर हो सकते थे, जहां कोई मीटिंग पॉइंट्स जनरेट किए जा सकते थे, वो नहीं हो पाए। तो इस वजह से हालात यहाँ तक पहुँच गए। अब मेरा तीसरा पॉइंट ये है कि जो बैनुल अक़वामी सियासत है उसने भी इस रीजन की सियासत को मजीद एग्रेवेट किया, सिचुएशन को ख़राब किया। उसने ख़राब कैसे किया कि जो मेजर पावर के इंटरेस्ट थे इस रीजन में, वो रीजन में डिवीजन को सपोर्ट कर रहे थे, रीजन में कोऑपरेशन को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। इस वजह से उन्होंने भी जो इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए अपना किरदार अदा नहीं किया, बल्कि उनकी स्टेक्स राइवलरी में ही रहे। और जो हमारे मुल्कों की सियासत थी, जैसे पाकिस्तान की मैंने बात की, चूँकि हमारे यहाँ पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज इंटरनल बहुत ज़्यादा थी, उसमें जो हमारे यहाँ इंटरवेंशन होती रही पॉलिटिक्स में मिलिट्री की तरफ से, उसने अपने सर्वाइवल के लिए मेजर पावर्स के साथ, वक्त के मेजर पावर्स के साथ अलायंसेस को ज़रूरी समझा और वो अलायंसेस भी उसी वक्त मुल्क के अंदर जस्टिफाई किए जा सकते थे जब आप एक वॉर की कैफियत को जिंदा रखें। तो बैनुल अक़वामी सियासत का भी बड़ा किरदार रहा। और फिर अफगानिस्तान की सिचुएशन आपके सामने है जिसने इस रीजन की पॉलिटिक्स को बहुत बुरी तरह से मुतासर किया। जो मेजर पावर की राइवलरी थी, कम्युनिज्म को खत्म करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स एक जंग लड़ा था और उसका बैटल ग्राउंड हमारा रीजन था, हमारी टेरिटरी थी, जिसने खित्ते की सियासत पर बहुत तरह से मुख्तलिफ असरात डाले। तो ये तो एक बैकग्राउंड आप ध्यान में रखिए कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब होने की वजह सिर्फ दो तरफा ममालिक की पॉलिसी ही नहीं, बल्कि और भी रीजनल एक्टर्स थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया इस राइवलरी में। अब अहम बात यह है कि जिस तरह दुनिया की सियासत और खित्ते की सियासत तब्दील हो रही है, उसमें इंडिया और पाकिस्तान के लिए क्या ऑप्शंस हैं। देखिए, साउथ एशिया का जो खित्ता है जिसमें हम रहते हैं,
ये दुनिया के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंट है। और दुनिया से मेरी मुराद ये है कि मेजर पावर्स के लिए, मेजर पावर्स की सियासत के लिए, उनके स्टेटस को सस्टेन करने के लिए ये खित्ता बहुत अहमियत का हामिल है। एक तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इस खित्ते की। दूसरी बात यह है कि इस खित्ते की आबादी दुनिया की आबादी का 27% है। 30% दुनिया की आबादी का यूथ इस खित्ते में मौजूद है। इस खित्ते की पेरिफेरी पर 2 इमर्जिंग पावर्स हैं। अगर दुनिया मल्टीपोलैरिटी की तरफ बढ़ रही है तो चाइना, रूस इमर्जिंग पावर है, इंडिया मेजर पावर है। तो खित्ते के अंदर एक मेजर पावर मौजूद है और इंडिया को ग्लोबल लेवल पर अपने मेजर पावर के रोल को अच्छी तरह से प्ले करने के लिए रीजन में अपने ताल्लुकात को सेट करने की बहुत ज़रूरत है। फिर इस रीजन में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। ये रीजन इकोनॉमिकली बहुत अच्छा कर सकता है काम। दुनिया इस खित्ते को इस्तेमाल करके रूल करे, इससे बेहतर नहीं है कि ये खित्ता खुद रूल करे दुनिया पर और यहाँ की आबादी खुशहाली में रहे। हम भी दुनिया के लिए मिसाल हो, दुनिया हमें देखने के लिए आए। तो ये सारी वो बातें हैं जिनका इन्हिसार इंडिया और पाकिस्तान के बेहतरीन ताल्लुकात पर है। जब तक इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर नहीं होते, हम साउथ एशिया की इस लीडिंग ड्रीम को मटीरियलाइज नहीं कर सकते। मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त ऐसे कुछ अवामिल पैदा हुए हैं, ऐसे कुछ फीचर्स इमर्ज हो रहे हैं जिनको अगर बेहतर तौर पे एक्सप्लॉइट किया जाए तो इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात को बेहतर बनाया जा सकता है। और मैं उन फीचर्स पर कुछ कमेंट करना चाहूँगी, कुछ इजहार करूँगी कि वो फीचर्स कौन से हैं जिसको समझने और सोचने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो मौजूदा हालात में मैं ये देखती हूँ कि 4 ऐसी बुनियादी फीचर्स हैं जो हमें एक नई सिंध की तरफ निशानदेही करवा रहे हैं हमारी, जो हमको ये उम्मीद भी दे रहे हैं शायद कि हम इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात किसी बेहतर नहज पर जा सकते हैं। सबसे पहले तो इंडिया का जो डिसीजन है आर्टिकल 370 को ख़त्म करने का, कश्मीर को, कि कश्मीर अब इंडिया का मेनलैंड का हिस्सा है और पाकिस्तान के लिए जैसा कि मैंने अभी कहा और आप सब जानते हैं, कश्मीर का इशू एक सेंट्रल इशू रहा है। तो एक तो कश्मीर का जो स्टेटस तब्दील हुआ है, ये एक अहम तब्दीली है खित्ते में इस वक्त। दूसरी अहम तब्दीली चाइना का राइज है। चाइना ग्लोबली राइज कर रहा है और चाइना अब असर्टिव हो रहा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। किसी भी रीजन का जो पावर होता है अपनी सुपरमेसी सस्टेन करने के लिए, स्टेब्लिश करने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए, यानी अपनी सुपरमेसी को जताने के लिए, दिखाने के लिए ये जरूरी होता है और उसके लिए कि रीजन में उसको कोई कंटेस्ट ना करता हो। तो इंडिया के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो चाइना का जो रीजनल इन्फ्लुएंस है साउथ एशिया में, सुबह भी मैं सुन रही थी इनॉग्रेल सेशन में, शायद प्रताप सिंह साहब ये कह रहे थे कि चाइना का जो फैक्टर है उसने डिस्ट्रस्ट को प्रमोट किया है बायलैटरल रिलेशनशिप में इंडिया और इंडिया के नेबर्स के दरमियान। बिल्कुल सही बात है। चाइना को इंडिया ट्रस्ट नहीं करता और चाइना का राइज इंडिया ये समझता है कि उसकी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में इंटरवेंशन है। तो चाइना का जो राइज ग्लोबल लेवल पर हो रहा है, मैं समझती हूँ ये एक अहम फीचर है जो इंडिया को परहैप्स शायद इंडिया के लिए इस बात को जरूरी बना दे कि वो अपने नेबर्स के साथ ताल्लुकात ठीक करें और इस हद तक ठीक करें कि आउटसाइड रीजनल पावर की जरूरत ना रहे। मैं चाइना के राइज को इंडिया की सिचुएशन में इस तरह देखती हूँ, तो ये एक बहुत अहम फैक्टर हो सकता है। तीसरी अहम बात जो BRI के हवाले से चाइना ही से जुड़ी हुई है, जो BRI के क्यूमुलेटिव इफेक्ट है रीजन पर, बल्कि इन तीनों चीजों को हम कनेक्ट भी कर सकते हैं। पाकिस्तान, चौथी अहम बात यह है कि देखिए पाकिस्तान एक अरसे इंटरनेशनल आइसोलेशन में भी रहा है, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार रहा है, उसके रोल पर आवाजें भी उठी हैं, मगर अब हमें दोबारा से एक यूनाइटेड स्टेट्स की थिंकिंग में तब्दीली नजर आ रही है और वे समझते हैं कि रीजन की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, स्पेसिफिकली अफगानिस्तान के हवाले से, उसमें पाकिस्तान एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है। तो बहुत सारे मौकों पर हम ये देख रहे हैं कि वो पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक आइसोलेशन भी खत्म हो रही है। ये 4 अहम बातें हैं, 4 अहम फीचर हैं जो हमें एक नए फ्यूचर की तरफ
ले जा सकते हैं। अब ये फ्यूचर की तरफ हमें किस तरह ले जा सकते हैं, मैं थोड़ा सा इस पर डेलिब्रेट करना चाहूंगी। जी सर, पूरा हो गया है, इसके बाद कोई ऑडियो नहीं है। ठीक है अविनाश जी, आप जी। आप वो सभी से बोल दीजिए, प्रश्न भी कोई हो तो प्रश्न उनको भेज दिया जाएगा और उनका जी रिकॉर्डेड जो है उत्तर होगा तो वो भी सुना दिया जाएगा। जी जी। तो जितने भी प्रश्न हैं वो अशोक जी को उपलब्ध करा दीजिए। चैट बॉक्स में आ गया है सर। आ गया तो लेकिन अशोक जी को बोल दीजिए। चार्ट बॉक्स में मैं कुछ दिख नहीं रहा हूँ, दिख नहीं रहा है मुझे। चार्ट बॉक्स में कोई क्वेश्चन नहीं है। कृष्ण कुमार जी, क्वेश्चन कृष्ण कुमार जी, कृष्ण कुमार जी। चैट बॉक्स में कोई भी प्रश्न नहीं है, मैं भी चेक कर लिया। कोई भी प्रश्न नहीं है। एक मिनट कृष्ण कुमार जी। कह रहे थे कुछ 30 क्वेश्चंस हैं, 30 प्रश्न हैं, लेकिन नहीं है अभी। कुमार जी आप देख लीजिए थोड़ा। 35 प्रश्न दिख रहे हैं, तो उसे कृष्ण कुमार जी प्रश्न है तो आप भौरिया जी के सामने उसको चार्ट बॉक्स में कॉपी कर दीजिए ताकि चैट बॉक्स में कॉपी कर दीजिए, ना हो तो 2-3-4 प्रश्न महत्वपूर्ण है वो भौरिया जी के सामने प्रस्तुत कर दीजिए, भौरिया जी उसको ले लेंगे। कृष्ण कुमार जी का माइक काम नहीं कर रहा है। कृष्ण कुमार जी। कृष्ण कुमार जी सुन पा रहे हैं? उनका माइक तो नहीं काम कर रहा है। सुन पा रहे हैं हमें? अच्छा, उनको हम नहीं सुन पा रहे हैं। आवाज, हाँ आपकी आवाज हमारे तक नहीं पहुंच रहा है। नहीं तो आप अशोक जी, आप जो जूम से तो जुड़े नहीं हुए तो हैं, फिर मैं, हाँ नहीं तो मैं ये जूम गुजारिश वालों का डायरेक्ट प्रश्न लीजिए। या हाँ तो जूम आप वालों जो को बोल दीजिए। जिनको क्वेश्चन प्रश्न पूछना है तो आप थोड़ा हाथ खड़ा कीजिए या कुछ बोलिए ताकि हम आप तक पहुंच सकें। अनम्यूट कीजिए माइक और फिर बोलिए। अमरेंद्र तिवारी तरफ माइक आ रहा है। Yes, sir. I have a question, sir, for you, sir. Go ahead. Yeah, terror and tax cannot go together. It is the official stand of India. Can India trust Mullah military nexus of Pakistan for improving our bilateral relation, sir? It is for you, sir. ये तो आप जो कह रहे हैं वो तो ऑफिशियल स्टैंड है इंडिया का और हमेशा ये रहेगा, क्योंकि मैं तो वही कह रहा था कि एक दोनों मुल्क जो है ना, एक दूसरे की जो सेंसिटिविटी होती है उसको मद्देनजर रखते हुए, उसको दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अगर पाकिस्तान जेन्युइनली इंडिया के साथ दोस्ती चाहती है तो जो वहाँ पे जो नेता लोग हैं, जो लीडरशिप है, जो एलिट हैं, उनको ये तय करना पड़ेगा कि क्या हम टेररिज्म को इस्तेमाल करके इंडिया को फिर हानि पहुंचाना चाहेंगे। अगर हम टेररिज्म को, सबवर्सन को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह, एक टूल की तरह इस्तेमाल करते रहेंगे तो फिर वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात जो मैं कर रहा था, फिर कॉन्फिडेंस, दोनों के बीच में कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो टेक द प्रोसेस फॉरवर्ड। तो ये हमेशा हमारा जो स्टैंड रहा है, ये एक पोजीशन जो है वो पोजीशन नॉन नेगोशिएबल है और पाकिस्तान को ये पता भी है, लेकिन उनके तरफ से कोई इस तरह की कदम नहीं लिया जा रहा है कि इंडिया का जो, भारत का जो एक शंका है, एक कंसर्न है, एक एंजाइटी है, उसको एड्रेस करें। अगर जब तक एड्रेस नहीं करेंगे रिलेशनशिप ऐसे ही टेढ़ी रहेगी। तो ये जो आप कह रहे हैं, तो हम मुल्ला और मिलिट्री को कितना हम क्या कहते हैं भरोसा उनके ऊपर किया जा सकता है, इसके ऊपर मेरा एक काउंटर फैक्चुअल है। काउंटर फैक्चुअल का मतलब ये है, जो मैं सब अभी आपको बताया हूँ, मैं पूरा इसका खिलाफ भी बोल सकता हूँ। मैं आपको बोला हूँ, मैं कुछ एविडेंस भी है, जिस एविडेंस को लेके अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपको प्रतीत होगा कि यार ये भी तो सही है। तो अगर वो सही था, बिल्कुल उसका मैं अपोजिट बात करूंगा। अपोजिट ये बात करूंगा, देखिए आप, मुझे असल में जो लीजा कुटिस, जो अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प के एडवाइजर हैं अभी, सी इज एडवाइजिंग देम ऑन साउथ एशिया। लीजा कुटिस आईडीए से आती रहती हैं, तो एक बार हम थोड़ा
एक बंद कमरे में हम बात कर रहे थे कुछ लोग, तो उन्होंने बड़ा बीच में थोड़ा भावुक सी हो गई और बोली कि डॉक्टर बेहोरी आप बताइए फिर कैसे ताल्लुकात सुधरेंगे? आप कैसे सोच रहे हैं पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बढ़ाया जा सकता है? मैंने कहा आंसर इज सिंपल, आप एक काम कीजिए, पाकिस्तान में एक कू करा दीजिए और मिलिट्री को आप शासन में ले आइए, सब चीज़ सुधर जाएगी। मैंने कहा कर क्या रहे हैं? मैंने कहा मैं जो आई एम गोइंग बाय एविडेंस। एविडेंस ये कहती है कि जब 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 मिलिट्री डायरेक्ट पावर में आती है पाकिस्तान में, तब तब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में रिलेशनशिप में सुधार आया है। अब बताइए कैसे? देखिए 1947 से लेकर 1962 तक 60 तक 13 साल पॉलिटिकल लीडरशिप भी थी वहाँ। कोई इंडस वाटर ट्रीटी साइन करने के लिए तैयार नहीं थे। इंडस वाटर ट्रीटी में जाना नहीं चाहता हूँ कि वो एक अलग दिशा में डिस्कशन ले जाएगा, लेकिन पाकिस्तान ये समझता था कि जो रावी, ब्यास, सतलेज जो 3 नदी जो है जो जिसको इंडिया को एक्सक्लूसिव राइट दिया गया है, उसमें से भी उनको पानी चाहिए था। जब इंडस, झीलम और चिनाब 3 जो नदियां थी, वो नदियां के जो पानी है वो पानी जो है पाकिस्तान को दिया गया था कि जो ये शेयरिंग ऑफ वाटर नहीं था, ये पार्टीशन ऑफ वाटर था, डिवीजन ऑफ वाटर था, इंडस वाटर। तो पाकिस्तान बोल रहा था कि हमें जो ये रावी, ब्यास, सतलेज का अगर नहीं मिलेगा तो पंजाब जो है वो बंजर हो जाएगा, पाकिस्तान की तरफ जो पंजाब है। तो इस तरह का जो झगड़ा चल रहा था वो कुछ नतीजा नहीं निकल रहा था। जब आयूब खान पावर में आए 1858 में आए, तो उन्होंने सारा पेपर मंगवाए और पढ़े और बोले कि यार इससे अच्छा तो हमें कोई मिल नहीं सकता। एंड ही टूक अ डिसीजन against the will of all the political leaders at that point of time. सबके खिलाफ होके वो डिसीजन लिया कि इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया के साथ हम साइन करेंगे। और कि अभी एसके सिंह साहब, जो एम्बेसडर एसके सिंह साहब, अभी वो ही इज इन हेवंस, उनके साथ मेरी काफ़ी सारे बातें हुई हैं ऑन इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, और वो ये मानते थे कि अगर जियाउल हक के ज़माने में अगर हम ये रवैया नहीं उठाते कि ये एक मिलिट्री रूलर है, उनके साथ हम बातचीत नहीं करेंगे, ये हटा के अगर उनके साथ बातचीत करते तो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप बहुत अच्छा बन सकता था। क्योंकि एसके सिंह साहब को बार बार बुला के जियाउल हक साहब बोलते थे कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि कश्मीर जो है जितना आपके पास है, आप उससे 1 इंच भी हमें नहीं मिलेगा, तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन हम उस टाइम वी डिडंट वांट टू टॉक टू हिम बिकॉज ही वाज ए जनरल, ही वाज ए मिलिट्री जनरल, एक फौजी था। तो वो हम दैट अपॉर्चुनिटी वी लॉस्ट। आप देखिए मुशर्रफ साहब 1999 अक्टूबर में पावर में आते हैं, और वो पावर में आते हैं ये बोल के कि नवाज शरीफ जो है पाकिस्तान का इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस किया है। वही मुशर्रफ 2004 में आपके पास आके बोलता है कि हम बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। उससे पहले 2003 में जब वाजपेयी साहब कश्मीर जाते हैं और कश्मीर में उनका फेमस स्पीच, जो इंसानियत और जमहूरियत के जो दायरे में हम इसको समाधान इसका करेंगे, तो वो जो फेमस स्पीच उनका था, उसके बाद मुशर्रफ साहब के पास जो है ना, वो हमारे जो सेपरेटिस्ट, जो कश्मीरी सेपरेटिस्ट, जो हुरियत लीडर जो है ना, वो सब जाते हैं। तो मेरा एक दोस्त था जो कि काम करता था पाकिस्तानी न्यूज़पेपर में, तो मुहाजिर था, वो भी अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था, दोस्त तो नहीं, उनका रिलेटिव के साथ, जो कि मुशर्रफ के कैबिनेट में एक मिनिस्टर थे, तो उनके साथ बैठे हुए थे। मुशर्रफ ने बोला कि मुझे इफ्तार पार्टी में जाना है, तो उन्होंने इफ्तार पार्टी में उठ के चल दिए, और इनको मना करना था, भूल गए मना करने के लिए, ये भी चले गए। और वहाँ जाके देखे कि मुशर्रफ साहब जब बोलने लगे, कश्मीरी जो लोग थे, 1-2 लोग रोने लगे, बोले कि आप हिंदुस्तान के साथ बात करके, भारत के साथ बात करके और ये मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू करके हमें जो है ना, हमें आप वुल्फ के सामने डाल रहे हो, भेड़ियों के सामने हमें डाल रहे हो, हमें खा जाएंगे। मुशर्रफ ने हाथ उठाया और बोला कि तुम चुप हो जाओ, तुमको कुछ नहीं। कल तक जो था, मैं एक सोल्जर था, मैं पहाड़ी के निचले हिस्से में घूम रहा था, आज मैं प्रेसिडेंट हूँ, और मुझे लग रहा है कि मैं पहाड़ी की चोटी पे खड़ा हूँ।
और अगर चोटी पे खड़ा के मैं चारों तरफ देख रहा हूँ, मुझे ये प्रतीत होता है कि भारत के साथ रिलेशनशिप बिना सुधारे हम आगे नहीं बढ़ सकते। और मैं तुमको वचन देता हूँ कि मैं तुमको जो दिला सकता हूँ वो कोई पाकिस्तानी आपको दिला नहीं सकता। ये पाकिस्तान का एक मिलिट्री जनरल जो कि पावर, डायरेक्ट पावर में है, वो कह रहा है। तो मेरा एक थियरी है, थियरी ये है कि जब मिलिट्री पावर में आ जाती है पाकिस्तान में, देन दे अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ नेगोशिएशन विथ इंडिया। लेकिन जब वो पीछे हट जाते हैं और पीछे से पुतले पुतले की तरफ, पपेट की तरह जो सिविलियन गवर्नमेंट को चलाते हैं, तब वो चाहते हैं कि कुछ नहीं हो पाएगा, इनको हम करने नहीं देंगे। तो इस तरह की एक डायनामिक्स जो है हमें समझना पड़ेगा। तो हमें जो देखना है कि कैसे ये सब डायनामिक्स को समझते हुए कैसे आगे बढ़ा जाए। मैं इसीलिए आपको कह रहा था, मैं पूरा सहमत हूँ लियाकत भाई से कि हमें कि अलग अलग ट्रैक पे, जैसे वो कंस्ट्रक्टिविज्म की बात कर रहे थे, मैं अंदर जाना नहीं चाहता हूँ थियरी के अंदर, लेकिन अलग अलग लेवल पे, अलग अलग लेयर्स में हम कैसे एक रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट, रिलेशनशिप ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम आगे बढ़ाते हैं। आपको पता होगा, मेरा एक दोस्त बोलता है, मुझे तो कभी पाकिस्तान ने वीज़ा नहीं दिया है पाकिस्तान जाने के लिए। मैं पाकिस्तान के ऊपर 30 साल से ज़्यादा हो गया मैं काम कर रहा हूँ, एक बार भी पाकिस्तान मुझे वीज़ा नहीं दिया है जाने के लिए। They have their own reasons. They think this guy is working in Pakistan, इनको आना नहीं चाहिए यहाँ पे, जो भी है। लेकिन मेरा जो दोस्त गए हैं, मेरा एक दोस्त वकील है, वो दोस्त है जो कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता है, एंड आप उसको हमेशा देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक वीडियो में, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म में आते हुए। इसका नाम है बाबर सत्तार करके। वो एक दिन मुझे बोल रहा है कि मैं जब जाता हूँ एक जगह रख के, जो एक वहाँ पे दुकान है, छोटा सा दुकान है, वहाँ से मैं सिगरेट लेता हूँ। तो लेता हूँ ना, मैं इसीलिए जाता हूँ देखने के लिए क्योंकि वहाँ पे एक बिल लगा हुआ है और एक छोटा सा इश्तेहार लगा हुआ है। उस इश्तेहार में लिखा है उधार बंद कश्मीर की आज़ादी तक। तो ये जो है ना सोच है, वहाँ पे जो लोग हैं ना वो जानते हैं कि कश्मीर कभी आज़ाद नहीं होगा, लेकिन एक इमोशनल जो एक सेंटिमेंट जो है ना वो एपिसोडिकली बारी बारी में पैदा किया जाता है। और ये पैदा करने के लिए ये मिलिट्री जो है ना ये माहिर है। बहुत तरह की जो क्या कहते हैं इंस्ट्रूमेंट वो इस्तेमाल करता है, डरा के, धमका के, इंड्यूसमेंट दे के। सारे मीडिया जो है, जो खासकर जो वर्नाकुलर मीडिया, उनके पॉकेट में है। तो दे रिसोर्ट टू सम काइंड ऑफ एनवेलप जर्नलिज्म। एनवेलप जर्नलिज्म मतलब सुबह सुबह एक एनवेलप पहुंच जाएगा हर एक एडिटर के पास कि आज सुबह आपको ये तैयार करना है, ये आगे लेना है। तो मैं कहने के मतलब ये है कि पाकिस्तान में जो मिलिट्री है, इट नोज हाउ टू कंट्रोल द माइंडसेट्स ऑफ द पीपल, एंड वो जो है वो दरार डालते हैं। और वो डालते हैं इसीलिए कि इस तरह की माहौल बढ़ेगी तो पाकिस्तानी आर्मी का जो सालियंस है, पाकिस्तानी आर्मी का जो इम्पोर्टेंस है, पाकिस्तान आर्मी के लिए जो लोगों के दिल में श्रद्धा है वो बढ़ेगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें देखना पड़ेगा कि ये तो रियलिटी है, लेकिन उसके बरतरफ उसके जो साइड बाय साइड हम क्या कर सकते हैं। मैं आपको बताया कि एट पॉपुलर लेवल कल्टीवेट किया जा सकता है। हमारे खित्ते में, हमारे जो क्षेत्र में एक अनफॉर्चुनेट ये है कि जो पॉलिसी जो है, पॉलिसी मेकिंग जो है, ये टॉप डाउन है, ऊपर से आता है, एक बटम अप अप्रोच नहीं है। ये लोग जो समझते हैं कि हाँ हमें सुधारना चाहिए रिलेशनशिप, वो ऊपर नीचे से ऊपर आना चाहिए। तो ये जो एक डायनामिक जो है ना, ये डायनामिक को इवॉल्व तब करेगा जब एक अवेयरनेस क्रिएट होगा। और उस इसीलिए इस तरह की वेबिनार्स, इस तरह की जो सेमिनार्स, इस तरह की जो एंगेजमेंट्स, क्रॉस बॉर्डर एंगेजमेंट्स बहुत जरूरी है। एंड इस तब जाके पाकिस्तान में एक पॉपुलर अवेयरनेस क्रिएट होगा, पॉपुलर सेंटिमेंट क्रिएट होगा टू रिपेयर रिलेशनशिप। एनी अदर क्वेश्चन कोई बोल सकता है? आई थिंक वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस शो। अविनाश जी बताइए। जी का 1.5 मिनट का एक, नौसीन जी का 1.5 मिनट का लास्ट क्लिप आया है जिससे अच्छा, उनकी बात कंक्लूड हो जाएगी, तो उसको 1.5 मिनट का चला देते हैं, फिर उसके बाद आभार ज्ञापन करके करें। सर
सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि जो कश्मीर का स्टेटस अब चेंज हुआ है आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद इंडिया में, मेरा ख्याल है ये एक अच्छा नेगोशिएशन पॉइंट हो सकता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। अशोक साहब ने मुशर्रफ प्लान का जिक्र किया था, उसमें भी यही था कि जो टेरिटरी इंडिया के पास है वो इंडिया के पास रहे, जो पाकिस्तान के पास है पाकिस्तान के पास रहे। बैनुल-अक़वामी सियासत जिस तरह से तब्दील हो रही है, अगर आप यूरोप में देखिए ताल्लुकात की जो नौइयत रही मुल्कों के दरमियान, बहुत एनिमोसिटी थी जर्मनी और फ्रांस के दरमियान, नेशनलिज्म राइज पर था, उन्होंने बड़ी जंगें देखी। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बैनुल-अक़वामी मंजरनामा और रीजन की सूरत हाल तब्दील हो रही थी। सोवियत यूनियन इमर्ज किया, यूरोप में कम्युनिज्म बढ़ रहा था और अमेरिका को कम्युनिज्म की स्प्रेड से बहुत ज्यादा खतरा था। कैपिटलिस्ट जो ग्रोथ थी उसके लिए यूरोप की स्टेबिलिटी भी अहम थी और यूरोप में यूनाइटेड। इस पर देखिए हमें रीजन में जितने लोग नॉर्मलाइजेशन पर यकीन रखते हैं, जो चाहते हैं कि इस खत्ते के ताल्लुकात बेहतर हो, क्योंकि इस खत्ते में बड़ी दुनिया के लिए बहुत कशिश है इस खत्ते में। देखिए स्ट्रेटेजिकली ये रीजन बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारी लोकेशन बहुत अच्छी है, हमारे पास वसाइल की बहुतात है, हमारी पॉपुलेशन दुनिया की पॉपुलेशन का 27% है, हमारी जी सर वो खत्म हो गया तो ठीक है। तो इस सेशन आई थिंक हम अभी इस सेशन के अंत में पहुंचे हैं। एक क्वेश्चन जो मैं देख नहीं पाया था उसमें ये है कि चाइना की जिक्र किया गया है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, 1 मिनट लूँगा मैं ये कहने के लिए कहकर अंत करूँगा इसका, इस सेशन का, कि चाइना और पाकिस्तान का जो नेक्सस जो है ना वो आज की बात नहीं है। ये 1950 के दशक से ये शुरू हुआ है और अभी चलता आया है। अभी थोड़ा और रफ्तार पकड़ा है और जो है हमारे लिए एक टू फ्रंट सिचुएशन पैदा कर रहा है। ये बहुत शंका की बात है, लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए। हमें जो नेगोशिएशन अभी चाइना के साथ चल रहा है उसमें ये चीज़ें आती रहती हैं और उनको बताया भी जाता है। हमें ये इतिहास में जाना चाहिए और माजी में हमें देखे हैं कि 1971 की बात हो गई, 1965 की बात हो गई, चाइना ने कुछ मदद नहीं की थी पाकिस्तान की। जो पाकिस्तान जो चाह रही थी, चाइना की तरफ से उस तरह की कोई हेल्प नहीं पहुंची थी। लेकिन इस बार जो है लोग कह रहे हैं कि हो सकता है चाइना जो है कुछ हद तक, अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच में कुछ हो और पाकिस्तान ने कुछ शुरू कर रहा हो तो चाइना ने उसमें पाकिस्तान की मदद करेगी। तो ये इनडायरेक्ट मदद होगी और होती आई है। लेकिन मुझे ये समझना नहीं चाहिए कि ये बहुत ही एक क्रिटिकल एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, लेकिन इट इज अ स्ट्रेटेजिक थ्रेट एंड उसके लिए जो स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, एक डिप्लोमेटिक कंपोनेंट होना चाहिए, एक डिफेंस प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए। डिफेंस प्रिपेयर्डनेस हमारी बरकरार है और वो जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट वो भी जारी है एंड वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, ये कह सकता हूँ। लेकिन मैं ये कह के वक्तव्य खत्म कर रहा हूँ और इस सेशन का अंत कर रहा हूँ। मैं नौशीन जी का जो क्लिप था वो भी बड़ा कंस्ट्रक्टिव था। हालांकि उसमें एक जो उनका जो कंसर्न अबाउट अब्रोगेशन ऑफ 370 वो बड़ा उभर के आ रहा था और लेकिन ये स्वाभाविक है, पाकिस्तान की तरफ से आता है तो स्वाभाविक है। और लेकिन ये हमारा एक इंटरनल सिचुएशन है जो कि रोशन जी अच्छी तरह जानते हैं और दूसरे लोग भी पाकिस्तान में जानते हैं जो कि थोड़ा लिबरल एंड ओपन माइंडेड है। मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे दिस विल सिंक इन एंड दे विल कम बैक टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ नेगोशिएशन विद इंडिया। एंड मैं कम्प्लीमेंट करूंगा लियाकत भाई का कि उन्होंने भी जो अपना वक्तव्य रखा। तो हम सब एक कंस्ट्रक्टिव आइडिया लेके आगे बढ़ रहे हैं, जंगजू नहीं है। वी डू नॉट वांट वार, बट पीस शुड नॉट कम without any conditions. The condition is this, that Pakistan should shun its tactic of using terror as an instrument. अगर ये हो जाएगा, मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारे जो मुद्दे जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। बट देखते हैं आगे चल के कैसा हो रहा है एंड ये होप कर सकते हैं कि पाकिस्तान की रवैया जो है, पाकिस्तान की जो सोच है उसमें बदलाव आएगी और इस खित्ते के लिए, इस रीजन के लिए
एक नई सुबह की आगमन की उम्मीद में मैं ये सेशन जो है उसका अंत कर उसको आई एम डिक्लेयरिंग एंड ऑफ दिस सेशन। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग पेशेंट listeners, and thank you for the questions. Thank you. जी सर। Over to Avinash. जी सर, आभार ज्ञापन का एक औपचारिक कार्यक्रम हम लोग करना चाहेंगे। भारत पाकिस्तान जैसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील और आक्रामक विषय पर इतना सारगर्भित और जिस रूप में विषय सकारात्मक ढंग से, चाहे वह नौशीन बासी जी का आया हो, डॉक्टर अशोक बहुरिया जी का पूरा विषय, लियाकत खान जी का पूरा विषय, ये देख के लगा, उम्मीद बधी कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत, डायलॉग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। और बातचीत अगर इस तरह हो सकते हैं दो देशों के बीच, तो फिर जो तमाम जगह पे विषय बनता है कि बातचीत नहीं होती है और टीवी वगैरह में जब बड़े बड़े लोग आते हैं और लड़ाई झगड़ा और चीजें चली जाती हैं, तो ये बहुत सकारात्मक आज का ये सेशन इस दृष्टि से, जी इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण ये सेशन रहा है। कितनी ठीक ढंग से महत्वपूर्ण बिंदुओं को जिस तरह उठाया गया, और जो विषय था कि चुनौतियां क्या हैं और समाधान के आयाम क्या हो सकते हैं, मुझे लगता है पूरा इस विषय को पूरा इस लेक्चर ने कवर किया है। मैं कार्यक्रम के सेक्रेटरी कृष्ण कुमार जी से आग्रह करूंगा कि आभार ज्ञापन संक्षेप में करने का कष्ट करें, लेकिन एक सूचना के साथ कि 2:30 बजे से अगला सेशन, जो द्वितीय सेशन है, भारत नेपाल संबंध वर्तमान परिप्रेक्ष्य, जिसमें हम सबके बीच चेयर के रूप में श्री मंजीव पुरी जी, जो नेपाल, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, यूरोपीय यूनियन के पूर्व राजदूत रहे हैं, नेपाल में तो अभी भी राजदूत रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले उनका वहां से सेवा समाप्त हुआ है। उसके साथ संगीता थापलियाल जी और वहाँ के नेपाल के संसद सदस्य डॉक्टर अमरेश जी जुड़ेंगे। तो हमको लगता है कि मैं आमंत्रित करता हूं अगले सेशन के लिए आप सभी से कि 2:30 बजे से पुनः हम लोग जुड़ेंगे। इस सेमिनार की एक और उपलब्धि हम चाहेंगे कि आपको बता देना आपके माध्यम से जो हुई है कि गौतम सेन जी ने अपनी पूरी बात ठीक 10:10 बजे खत्म होनी थी, चूंकि 10 मिनट लेट सेशन शुरू हुआ था, इसलिए 10:40 पर उन्होंने अपनी बात खत्म की एकदम टाइम पे। और जैसे ही 12:10 पे एक सेशन खत्म होना था, ठीक 12:10 पर बहुरिया जी ने इसको क्लोज किया है। तो इस तरह से अनुशासित ढंग से अगर इस तरह के सेमिनार चल रहे हो, तो ये अपने आप में उसके योजना रचना और उसकी नीति को बताती है। इसमें किस प्रकार से आप लोगों का सहयोग मिला है, निश्चित रूप से हम सब के लिए अनुकरणीय है। मैं कृष्ण कुमार जी से आग्रह करूंगा कि आज के सभी अतिथियों का आभार ज्ञापन करने की कृपा करें। कुमार जी का माइक काम नहीं कर रहा है। नहीं आ रहा है, इधर आ जाइए। अभी ठीक है। महाविद्यालय परिवार और प्रबंध समिति आप सभी सुधीजनों और विद्वतजनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। इसमें हम लोग शुरू में नहीं जुड़ पाए थे, कुछ आवाज़ की टेक्निकल दिक्कत आ रही थी। तो गौतम सेन सर, नौशान वासी जी, लियाकत खान सर, अशोक बेहुरिया जी, आप लोगों ने, और प्रताप सिंह जी, राहुल त्रिपाठी जी, जी राम रेड्डी जी, और जितने भी भारत से अलग विभिन्न क्षेत्रों और देशों से जो जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी का आभार ज्ञापन महाविद्यालय परिवार हृदय के अभिनंदन और वंदन के साथ करता है। और फिर हम लोग दूसरे तकनीकी सत्र में मिलेंगे, इसी अपेक्षा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू।